सिनेमा की दुनिया में ना जब भी हम परफेक्शन की बात करते हैं। हाँ, दिमाग में तुरंत एक ही छवि बनती है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने हर एक डायलॉग, हर सीन और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी एकदम किसी सांचे में ढाल लिया हो। एकदम मशीन की तरह, है ना? हम्म। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना सटीक लगता है। हाँ, और हमारी सोसाइटी को ना ये बेदाग छवियां बहुत पसंद आती हैं। हम ऐसे सफल लोगों को एक ऊंचे चबूतरे पर बिठा देते हैं और बस ये मान लेते हैं कि अरे इनकी जिंदगी में तो कोई उलझन होगी ही नहीं। कोई अंधकार नहीं, कोई गलती नहीं। सही कहा। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो इस पूरी की पूरी धारणा को ना एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। बिल्कुल, और मैं बता रही हूँ ये स्रोत सामग्री असल में एक ट्रांसक्रिप्ट है राज शामानी के साथ आमिर खान के एक बहुत ही विस्तृत और सच कहूँ तो बेहद व्यक्तिगत इंटरव्यू का। मतलब ये कोई वो आम बॉलीवुड गपशप वाला इंटरव्यू नहीं है। एकदम नहीं। ना ही ये कोई फिल्म प्रमोशन है। इस ट्रांसक्रिप्ट में हम दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक को अपनी सबसे बड़ी गलतियों, अपनी भयानक जिद और यहाँ तक कि अपने टूटे हुए रिश्तों के बारे में बात करते हुए देखते हैं। हाँ, ऐसी बातें जो लोग अक्सर मतलब सिर्फ बंद कमरों में अपने थेरेपिस्ट से करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या-क्या हुआ। तो फिर हमारा फोकस कहाँ है आज? हमारा फोकस इस बात पर है कि एक ऐसा अत्यधिक जुनूनी दिमाग काम कैसे करता है, उसकी प्रेरणाएं क्या हैं और सबसे जरूरी बात, वो रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत क्या हैं जो इंसान को शिखर पर तो ले जाते हैं लेकिन शायद अंदर से खोखला कर देते हैं। वाह, मतलब एक अजीब सा विरोधाभास है ना इसमें। जो इंसान पर्दे पर इतना ज्यादा नियंत्रण या कंट्रोल दिखाता है वो असल जिंदगी में अपनी ही भावनाओं के सामने कितना बेबस हो सकता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और इस इंसान के वर्तमान को समझने के लिए या इस नियंत्रण की भूख को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में झांकना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। उनके बचपन में। हाँ, उनका बचपन। ट्रांसक्रिप्ट में ना उनके बचपन के वित्तीय संघर्षों का एक बहुत ही डरावना चित्र पेश किया गया है। मतलब एक वाकया है उनके पिता की फिल्म लॉकेट का। अच्छा हाँ, वो फिल्म जो अटक गई थी। वो फिल्म 8 साल तक अटकी रही। अब जरा सोचिए, 8 साल किसी भी परिवार के लिए और खासकर एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए कितना लंबा अरसा होता है। घर में कोई इनकम नहीं थी। और बात सिर्फ इनकम ना होने की थोड़ी थी। मतलब इंटरव्यू में जो बताया गया है वो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उनके पिता ने 36% के भारी ब्याज पर कर्ज लिया हुआ था। बिल्कुल, 36%, ये कोई मजाक नहीं है। अरे 36% कोई मामूली लोन होता ही नहीं है। ये तो एक ऐसा वित्तीय जंजाल है जहां मूल रकम से ज्यादा तेजी से ब्याज बढ़ता जाता है। और उसका असर घर के माहौल पर पड़ता है। घर पे लगातार कर्जदारों के फोन आते थे, दरवाजे पे लोग पैसे मांगने खड़े रहते थे। और उस वक्त उस बच्चे के दिमाग पे क्या बीत रही होगी? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब घर में फोन की घंटी बजती है और माता पिता के चेहरे पर खौफ आ जाता है तो बच्चा उस खौफ को पूरी तरह अपने अंदर सोख लेता है। मतलब वो डर उसके अवचेतन में बैठ जाता है। बिल्कुल। इस तरह की जो अस्थिरता होती है ना बचपन में, वो एक बहुत गहरा घाव छोड़ती है। हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे ऐसे अनिश्चित माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें सच में नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, वो बड़े होकर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? एकदम सही। वे बड़े होकर अपने आसपास की दुनिया पर पूरी तरह नियंत्रण पाना चाहते हैं। उन्हें अंदर से लगता है कि अगर मैंने हर एक चीज को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो मेरी दुनिया फिर से उसी तरह बिखर जाएगी जैसे बचपन में बिखरी थी। यार ये बात ना उस टेनिस वाले किस्से से बहुत अच्छे से साबित होती है। ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि वो स्टेट लेवल के टेनिस प्लेयर थे और वहां से जो थोड़े बहुत पैसे जीतते थे, हाँ, वो अपनी माँ को दे देते थे। हाँ, वो पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देते थे ताकि घर के लिए या खुद के लिए जूते और कपड़े खरीदे जा सकें। सच में ये किस्सा इस बात को तोड़ देता है कि फिल्मों की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार है अंदर से भी वैसी ही होगी। एक फिल्म मेकर के परिवार के लिए वो दुनिया कितनी डरावनी हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। लेकिन इसी खौफनाक अनिश्चितता के बीच एक दिलचस्प चीज भी हुई। उनके पिता से उन्हें एक बहुत बड़ी रचनात्मक सीख मिली। हाँ, जिसने आगे चलकर उनके काम करने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। वो एक लाइन वाला नियम है ना? हाँ, उनके पिता हमेशा अपने निर्देशकों और लेखकों से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि अपनी कहानी मुझे एक लाइन में सुनाओ, बस एक लाइन। अगर एक लाइन में नहीं बता सकते तो उनका मानना था कि फिल्म कंफ्यूज्ड होगी। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपकी कहानी का मूल क्या है तो आप क्या ही फिल्म बनाएंगे। मतलब ये नियम तो असल में एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक। अगर किसी जहाज के कप्तान को अपनी दिशा सिर्फ एक वाक्य में नहीं पता है
तो पूरी की पूरी क्रू समंदर के बीच में भटक जाएगी। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। इंटरव्यू में उन्होंने दंगल फिल्म का उदाहरण भी दिया है। उस पूरी की पूरी फिल्म का सार सिर्फ एक लाइन में था, मारी छोरियां छोरों से कम है के। हाँ, बस पूरी फिल्म इसी एक विचार पर टिकी थी। और ये नियम ना उस स्पष्टता को दिखाता है जिसे उन्होंने बचपन में ही अपना लिया था। हाँ, उन्हें अपने काम में कोई धुंधलापन बर्दाश्त नहीं था। सब कुछ एकदम स्पष्ट चाहिए था। पिता का अपने वादे का पक्का होना, जैसे सुनील दत्त जी को पैसे लौटाने वाला किस्सा, ये सब बातें उनके अंदर गहराई तक बैठ गईं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से कहानी एक थोड़ा खतरनाक मोड़ भी लेती है। बिल्कुल लेती है, क्योंकि काम पर नियंत्रण पाने की ये जो चाहत थी, जो असल में बचपन की असुरक्षाओं से निकली थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी जिद में बदल गई जिसने उन्हें कई बार अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसी जिद ने उन्हें उस कीमत तक पहुंचाया जो उन्होंने अपने इस जुनून के लिए चुकाई। ट्रांसक्रिप्ट का ये हिस्सा ना सच में बहुत हैरान करने वाला है। जहां वो प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं। हाँ, मतलब दुनिया भर में हर जगह यही सलाह दी जाती है कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। लेकिन उनका मानना है कि सबसे बुरी सलाह जो किसी भी इंसान को दी जा सकती है वो है बी प्रैक्टिकल। और इसका कारण समझने के लिए हमें रंग दे बसंती फिल्म के उस वाक्य को गहराई से देखना होगा जिसका जिक्र उन्होंने किया है। वो रोने वाला सीन है। हाँ, एक बहुत ही भावुक सीन था जहां उनके किरदार को खाना खाते हुए रोना था। अब एक अभिनेता के तौर पर उस मानसिक स्थिति में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से रोना आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे उस भावना को महसूस कर रहे थे, अंदर से पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन तभी सेट पर किसी ने एक प्रैक्टिकल सलाह दे दी। क्या सलाह थी वो? कहा गया कि देखिए, अगर हम अभी ये सीन शूट करते हैं तो लाइटिंग शिफ्ट करने में 1.5 दिन का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो पैसों का और समय का नुकसान। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि ये सीन हम 3 दिन बाद कर लेते हैं। और उस वक्त उन्होंने एक एक्टर की तरह नहीं सोचा, उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नजरिए से सोच लिया। बिल्कुल, उन्होंने वहां लॉजिक लगा लिया और वो बात मान ली। अपनी जो अंदरूनी आवाज थी, जो उनका इंस्टिंक्ट था, उसे दबा दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब 3 दिन बाद वो सीन फाइनली शूट हुआ तो वे आज तक इस बात को लेकर पछताते हैं कि वो सीन वैसा मैजिक नहीं बन पाया जैसा उन्होंने सोचा था। मतलब उस एक पल के तर्क ने, उस प्रैक्टिकल लॉजिक ने उस भावना की हत्या कर दी। एकदम सही। और इस घटना ने उनके अंदर एक बात पक्की कर दी कि रचनात्मकता के मामले में प्रैक्टिकल होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो यार मुझे यहाँ थोड़ी असहमति है। कैसी असहमति? मतलब क्या ये इंस्टिंक्ट की सुनने वाली बात या हमेशा अव्यावहारिक होने की जिद सिर्फ एक बहुत सफल इंसान का विशेषाधिकार नहीं है? आप प्रिविलेज की बात कर रहे हैं। हाँ, जब कोई इंसान टॉप पर होता है, जिसके पास करोड़ों का बजट होता है, सिर्फ वही ये कह सकता है ना कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना, लाइटिंग जाए भाड़ में। एक आम इंसान जो बेचारा अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, क्या वो इतना इम्प्रैक्टिकल होने का जोखिम उठा सकता है? ये सवाल तो बहुत से लोगों के मन में आ सकता है और आना भी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्ट के नजरिए से देखें तो यहाँ बात सिर्फ सफल होने के बाद की अय्याशी की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की बात हो रही है? ये इंसान शुरुआत से ऐसा था। यहाँ इम्प्रैक्टिकल होने का मतलब बेवकूफ़ी करना या जानबूझकर नुकसान करना नहीं है। इसका मतलब है अपने एक पल के सच यानी उस मोमेंट की ट्रूथ का सम्मान करना। मतलब जब भावनाएं हावी हों तो लॉजिक को किनारे रख देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब कोई गहरी भावनात्मक या रचनात्मक चीज हो रही होती है तो वहाँ आपकी स्प्रेडशीट, आपका बजट और लॉजिक काम नहीं आते। वहाँ सिर्फ आपकी वृत्ति, आपका इंस्टिंक्ट ही आपको गाइड करता है। और ये जो जुनून है, जहां आप अपने काम की क्वालिटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, यही जिद सफलता दिलाती भी है और इंसान को तोड़ती भी है। बिल्कुल। और अगर आप उनके शरीर के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देखें तो ये इम्प्रैक्टिकल होने की हद और भी अच्छे से समझ में आती है। अरे बाप रे, वो गजनी फिल्म वाला किस्सा। हाँ, गजनी के दौरान का जो पागलपन था वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। गजनी की ट्रेनिंग के बारे में जो डिटेल्स सामने आई हैं इस इंटरव्यू में, वो सच में डराने वाली हैं। मतलब वार्म अप के लिए, सिर्फ वार्म अप के लिए वे बिना रुके 1000 एब्स क्रंचेस करते थे। हाँ, 55 मिनट्स तक लगातार सिर्फ वार्म अप। और शोल्डर के लिए 35 सेट्स। 35! ये किसी भी आम इंसान की शारीरिक क्षमता के परे लगता है। था कैसा नियम कि जब तक वे अपना ये वर्कआउट पूरा नहीं करेंगे, वे अपनी ही डायरेक्ट की हुई फिल्म तारे जमीन पर के एडिटिंग रूम में कदम नहीं रखेंगे। मतलब खुद को ही ब्लैकमेल करना। हाँ, यहाँ मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। वे खुद को एडिटिंग रूम में जाने से रोक रहे थे, मतलब उस जगह जाने से जो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी। एक तरह की सजा दे रहे थे खुद को। बिल्कुल सही।
इसे मनोविज्ञान में सेल्फ पनिशमेंट कह सकते हैं। उनका दिमाग ये मान बैठा था कि जब तक मैं इस शारीरिक यातना से नहीं गुजरूंगा, मैं उस रचनात्मक काम को करने के हकदार नहीं हूं। हालांकि ट्रांसक्रिप्ट में ये भी है कि बाद में दंगल के समय उन्हें समझ आया कि यह तरीका पूरी तरह गलत था। हाँ, तब उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक अप्रोच अपनाई थी। लेकिन ये जो एक्सट्रीम पर जाने की फितरत है ना, ये सिर्फ जिम या सेट तक सीमित नहीं थी। ये उनके रिश्तों में भी बुरी तरह घुस चुकी थी। स्टील के शटर का रूप ले लेती है। स्टील के शटर, ये शब्द उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि जब उन्हें किसी करीबी से चोट पहुंचती थी तो वे पूरी तरह से खामोश हो जाते थे। मतलब उनके चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य स्टील का शटर गिर जाता था जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। और इसके उदाहरण भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से दिए हैं। हाँ, जूही चावला के साथ एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और पूरे 7 साल तक बात नहीं की। 7 साल। 7 साल। इस स्टील के शटर वाली बात को ना मनोविज्ञान में एक पनडुब्बी यानी सबमरीन के नजरिए से समझिए। सबमरीन कैसे? देखिए, जब पनडुब्बी के किसी एक हिस्से में पानी भरने लगता है तो पूरे जहाज को डूबने से बचाने के लिए उस हिस्से के दरवाजे पूरी तरह सील कर दिए जाते हैं। अच्छा, चाहे अंदर कोई फसाई क्यों ना हो। बिल्कुल। और भावनात्मक रूप से वे ठीक यही कर रहे थे। जब उन्हें किसी अपने से ठेस पहुंचती तो उनका दिमाग उस इंसान को एक खतरे की तरह देखने लगता। मतलब वो खुद को बचाने के लिए उस इंसान को ही कट ऑफ कर देते थे। हाँ, अपनी असुरक्षा और अपने अहंकार को बचाने के लिए वे अपने दिमाग के सहानुभूति वाले हिस्से को पूरी तरह सील कर देते थे। ये एक तरह का बहुत ही कठोर इमोशनल लॉकडाउन था। और इस इमोशनल लॉकडाउन का सबसे खौफनाक उदाहरण जो मुझे इस इंटरव्यू में लगा, वो उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ का है। वो 4 दिन वाला किस्सा। हाँ, वे बता रहे थे कि एक ही घर में एक ही बिस्तर पर सोते हुए उन्होंने पूरे 4 दिन तक किरण से एक शब्द नहीं कहा। पूर्ण मौन। ये सच में बहुत भारी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री में वे खुद स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर एक आवाज लगातार उनसे कह रही थी कि तू कितना बड़ा बेवकूफ है, सामने वाला इंसान सुलह की कोशिश कर रहा है, बात कर ले। लेकिन वो बात नहीं कर पाए क्योंकि उनका जो ईगो था, उनका अहंकार उस शटर को उठने ही नहीं दे रहा था। वे उस पनडुब्बी में खुद ही कैद होकर रह गए थे। और आपको बता दूं, मनोविज्ञान में इस साइलेंट ट्रीटमेंट को बहुत ही आक्रामक माना जाता है। हम अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा सजा देते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनके किए से हमें कितनी गहरी चोट लगी है। मतलब हम सामने वाले को गिल्ट में डालना चाहते हैं। हाँ, हालांकि थेरेपी के जरिए उन्हें बाद में ये समझ आया कि खामोशी का ये जो हथियार था वो सामने वाले से ज्यादा खुद उन्हें अंदर से मार रहा था। अब आप ही सोचिए, एक इंसान जो या तो काम के नशे में पूरी तरह डूबा रहता है या फिर रिश्तों में इस तरह की एक्सट्रीम खामोशी ओढ़ लेता है। मतलब वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो हमेशा बस चरम सीमाओं पर रहता है, बीच में रुकता ही नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया रुक गई, कोविड का दौर। हाँ, कोविड। और इस पेंडुलम को भी मजबूरन बीच में आकर रुकना ही पड़ा। एक वर्कहॉलिक इंसान के लिए जिसके पास 18 साल की उम्र से जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सिनेमा था, ये अचानक आया ठहराव ना किसी खौफ से कम नहीं था। जाहिर सी बात है, जब काम का शोर बंद हुआ होगा तब जाके उन्हें वो सन्नाटा सुनाई दिया होगा जो उन्होंने अपने खुद के परिवार के इर्द गिर्द बना दिया था। एकदम सही। उस खाली समय में पहली बार उन्होंने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। और उस ठहराव में जो उन्हें दिखा वो बहुत ही दर्दनाक था। उन्हें ये भयानक एहसास हुआ कि वे सिनेमा के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपने ही बच्चों, अपनी माँ और भाई बहनों के साथ भारी नाइंसाफी की है। वे एक ही घर में रहकर भी ना एक गैर मौजूद पिता और पति थे। और ये गिल्ट उन पर इतना ज्यादा हावी हो गया कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बाद फिल्में पूरी तरह छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। होता है ऐसा, जब आप जिंदगी भर किसी एक चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं और अचानक आपको लगता है कि उसकी वजह से आपने अपने सबसे अनमोल रिश्ते खो दिए हैं, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि उस चीज को पूरी तरह त्याग दिया जाए। मतलब एकदम संन्यास लेने वाली फीलिंग। हाँ, और इसी गिल्ट ने उन्हें आत्ममंथन करने और अपनी जड़ों की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वे उस सहानुभूति या एम्पैथी की तलाश में गए जो उन्होंने असल में बचपन में अपनी माँ से सीखी थी। अरे हाँ, वो टेनिस वाला किस्सा बहुत ही मार्मिक है। जब वो जीत कर घर आते थे। हाँ, जब वो बचपन में टेनिस मैच जीतकर खुशी खुशी घर आते थे तो उनकी माँ जश्न मनाने के बजाय उनसे कहती थी कि बेटा, जो लड़का आज तुमसे हारा है ना, जरा सोचो उसकी माँ को इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा। वाह,
उस एक वाक्य ने उस बच्चे को हारने वाले का दर्द महसूस करना सिखा दिया था। और यही वो दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता थी जिसने उनके करियर के सबसे अहम और एकदम अलग पड़ाव की नींव रखी। आप सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये शो उनके लिए सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं था, ये उनकी उसी सहानुभूति का एक विस्तार था। लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्ट में एक ऐसा खुलासा भी है जो सच में हैरान कर देता है। हाँ, पैसों वाला खुलासा। हाँ, क्योंकि आमतौर पर कोई भी यही सोचेगा कि इतने बड़े टीवी शो से, जहां देश का इतना बड़ा सुपरस्टार होस्ट हो, उसने करोड़ों रुपए कमाए होंगे। मैंने भी यही सोचा था। लेकिन उनके सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक इस शो के कारण उन्हें 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान सहना पड़ा था। 100 करोड़ का नुकसान एक टीवी शो करके? ये कैसे हुआ? क्योंकि जब वो ये शो कर रहे थे तो उन्होंने अपने सारे विज्ञापन, सारे एंडोर्समेंट्स छोड़ दिए थे। अच्छा, वो चाहते नहीं थे कि शो के बीच में वो कुछ बेचते हुए दिखें। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर वो समाज की इतनी गंभीर समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लोगों के दर्द बांट रहे हैं, तो उसी स्क्रीन पर ब्रेक के दौरान वो कोई गाड़ी या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेच सकते। यार, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरिए से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लग सकती है। लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये एक बहुत गहरा बदलाव था उनके अंदर। कैसे? देखिए, जब आप किसी ब्रांड के एम्बेसडर होते हैं तो आप खुद को जनता से थोड़ा ऊपर एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन अपने विज्ञापनों को छोड़कर उन्होंने असल में अपने और जनता के बीच की उस अदृश्य दीवार को गिरा दिया था। मतलब वे लोगों के दर्द के साथ एक ही स्तर पर आकर खड़े हो गए थे? एकदम सही। और यहीं से ना अद्वैत दर्शन की वो फिलॉसफी निकल कर आती है जिसका जिक्र उन्होंने इस इंटरव्यू में बड़े ही पैशन के साथ किया है। एवरीथिंग इज वन वाली फिलॉसफी। हाँ, कि हम सब एक हैं। जब आप अपनी वो जो सुपरस्टार वाली छवि है उसे त्याग कर आम लोगों की कहानियों में उतरते हैं तो ये दर्शन फिर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, वो असल जिंदगी में आ जाता है। और इसे सत्यमेव जयते के दहेज प्रथा वाले एपिसोड के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, वो किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। जब उनकी टीम इस दहेज वाले विषय पर रिसर्च कर रही थी तो टीम के सारे सदस्य बहुत गुस्से में थे। हाँ, वे चाहते थे कि शो में लोगों को आईना दिखाया जाए, तीखे सवाल पूछे जाएं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। जो कि बहुत स्वाभाविक है, ऐसी कुप्रथा को देखकर गुस्सा आना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी टीम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि शो का मूल भाव गुस्सा नहीं, प्यार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका तर्क था कि अगर 90% देश दहेज लेने या देने में किसी न किसी तरह शामिल है तो आप 90% लोगों पर गुस्सा करके कोई बदलाव नहीं ला सकते। सही बात है। अगर आप उन पर चिल्लाएंगे तो वे तुरंत अपने बचाव में खड़े हो जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। और यही अद्वैत का असली और प्रैक्टिकल प्रयोग है। जब आप ये मान लेते हैं कि हम सब एक हैं तो आप उस समस्या को बाहर से खड़े होकर जज नहीं करते। आप मानते हैं कि वो बुराई आपके ही समाज का यानी कहीं ना कहीं आपका ही हिस्सा है। हाँ, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, बल्कि एक साथ मिलकर सुधार करने के लिए बोलते हैं। ये नजरिया ना इंसान को जजमेंटल होने से रोकता है और संवाद के बातचीत के नए दरवाजे खोलता है। और मुझे लगता है कि उनका ये जो एवोल्यूशन है, ये विकास उनके सिनेमा को देखने के नजरिए में भी अब साफ नजर आता है। वो रीमेक वाली बात। हाँ, जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वे स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक सितारे जमीन पर के नाम से क्यों बना रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत ही मजेदार था। उन्होंने सीधे शेक्सपियर का उदाहरण दे दिया। उनका तर्क बहुत सॉलिड था। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आज भी लोग शेक्सपियर के नाटक करते हैं, तो क्या वो सब रीमेक नहीं है? बिल्कुल हैं। अगर आप किसी पुरानी कहानी में अपनी ऊर्जा, अपनी नई सोच और अपना एक नया नजरिया डाल रहे हैं तो वो फिर से एक नई चीज बनी ही लाती है। ये उस इंसान की सोच है जो अब हर हाल में परफेक्ट या सबसे ओरिजिनल दिखने के उस भारी दबाव से बाहर आ चुका है। अब वो बस वो कहानी कहना चाहता है जो समाज को कुछ दे सके, जो मायने रखती हो। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को ध्यान से देखें तो ये असल में एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने बचपन की असुरक्षाओं से बचने के लिए नियंत्रण का, कंट्रोल का एक बहुत भारी कवच पहन लिया था। और उसी कवच ने उसे एक जिद्दी परफेक्शनिस्ट भी बनाया। हाँ, सफलता भी दिलाई, लेकिन अंत में उसे अपनों से बहुत दूर भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इस ट्रांसक्रिप्ट से निकल कर आती है वो ये है कि थेरेपी और आत्ममंथन ने, सेल्फ रिफ्लेक्शन ने उन्हें उस भारी कवच को उतारने की हिम्मत दी। अपनी गलतियों को इस तरह कैमरे के सामने, सबके सामने स्वीकार करना कि मैंने अपने अहंकार में रिश्तों को नुकसान पहुंचाया या मैं अपने काम के नशे में पूरी तरह अंधा था, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं।
ये दिखाता है कि इंसान अपनी कमजोरियों को अपनाकर ही सच में आजाद हो सकता है। जिंदगी में कब अपनी उस अंदरूनी आवाज को सुनना है और कब अपने उस झूठे अहंकार को पीछे छोड़ना है, ये संतुलन खोजना ही ना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। जब आप ये मान लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तभी आप असल में परिपक्व होते हैं। जाते जाते हमारा ये विश्लेषण हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? देखिए, अक्सर हम जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए परफेक्शन की एक ऐसी जिद पाल लेते हैं जिसमें हमारी अपनी मानसिक शांति और हमारे अपने लोग कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये परफेक्शनिज्म सच में कोई महान गुण है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा भारी कवच है जिसे हम अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं और अपने डरों को छिपाने के लिए पहन लेते हैं। बहुत गहरी बात है। और जिस दिन हम उस भारी कवच को उतारकर अपनी सारी कमियों के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाते हैं, क्या जीवन की असली सफलता उसी पल में नहीं छिपी होती? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।